अफगानिस्तान पर तालिबान का कंट्रोल हो गया और पाकिस्तान इनस्टेबिलिटी और इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। श्रीलंका की इकोनॉमिक कोलैप्स हो चुकी है और बांग्लादेश इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल क्राइसिस में, और अब म्यांमार भी सिविल वॉर में डूब चुका है। क्या अब नेक्स्ट इंडिया है? हमारी कंट्री और कंट्री के आसपास न जाने कैसी कैसी चीजें हो रही, बट हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया उसे ना दिखाकर हमें ये दिखा रही है। बैठ जाइए, आपसे कोई ऐसे कठिन क्वेश्चन नहीं करेगा, रिलैक्स। आपसे वही प्रश्न पूछा जाएगा जो आज की वीडियो में हम जानेंगे अननोन ट्रूथ एंड डार्क रियलिटी ऑफ म्यांमार क्राइसिस, कि आखिरकार ये हो क्यों रहा है और ये कहां से शुरू हुआ था और इसके इंडिया से क्या कनेक्शन है, चाइना से क्या कनेक्शन है और क्या नेक्स्ट नंबर इंडिया का भी हो सकता है। इस पूरी चीज को समझने से पहले हमें म्यांमार के हिस्ट्री को समझना पड़ेगा और इसके क्या रिलेशन रहे इंडिया के साथ। म्यांमार, जिसे पहले बुर्मा के नाम से जाना जाता था, एक टाइम पर ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा था और ब्रिटिश रूल के दौरान म्यांमार को भारत के साथ ही एक कॉलोनी की तरह ट्रीट किया गया था और जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट दोनों देशों की हिस्ट्री पर पड़ा। और 1937 में ब्रिटिशर्स ने म्यांमार को एक अलग ही कॉलोनी बना दिया और 1948 में इसे इंडिपेंडेंस मिली। पर इससे पहले भी भारत और म्यांमार के पॉलिटिकल ही नहीं, रिलीजियस कल्चर भी सेम रहे। म्यांमार में बुद्धिज्म का विकास भारत से ही हुआ है, जो आज भी वहां का सबसे बड़ा धर्म है। बुद्धा के अनुयायी और बौद्ध ट्री की पूरी कहानी म्यांमार तक पहुंचाने वाले ही भारतीय थे। सिर्फ धर्म ही नहीं, म्यांमार के लोगों, उनके रिलीजियन कल्चर, ये सभी इंडियन से सेम है। और इकोनॉमिक और ट्रेड के मामले में म्यांमार भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। प्राचीन काल से यहाँ पर इंडियन ट्रेडर्स जाया करते थे और यहाँ का एक बड़ा पोर्ट भारत के साथ ट्रेड का एक ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है। आज भी भारत और म्यांमार के बीच में 1600 किलोमीटर की बॉर्डर है, जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया से कनेक्टेड है और ये बॉर्डर इसलिए बहुत स्ट्रेटेजिक है और इसी के साथ सिक्योरिटी की पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर म्यांमार में इनस्टेबिलिटी होती है तो इसका सीधा असर इसके पास की बॉर्डर वाले स्टेट मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, इन सब पर पड़ेगा। बट एक छोटी कंट्री होने के बाद भी म्यांमार हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप म्यांमार का मैप देखोगे तो ये बे और बंगाल के साथ कनेक्टेड है, जो साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया का एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्ट है। म्यांमार ज्यादा पेट्रोलियम और नेचुरल गैस इन सभी में रिच है, मतलब यहाँ भरपूर मात्रा में नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं और ये नेचुरल रिसोर्सेज सिर्फ म्यांमार के लिए नहीं, चाइना और इंडिया के लिए भी इंपॉर्टेंट है। म्यांमार चाइना के BRI का भी हिस्सा है। BRI मतलब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, और चाइना ने म्यांमार में $multi-billion इन्वेस्ट किया है, जिसमें क्याकप्यू पोर्ट और ऑयल पाइपलाइन प्रोजेक्ट भी शामिल है। और ये जो पाइपलाइन है ये चाइना को डायरेक्ट ऑयल और गैस रिसोर्स प्रोवाइड करवाता है। और म्यांमार इंडिया के लुक ईस्ट पॉलिसी का भी एक की पार्टनर है और इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग इंडिया ये चाहता है कि साउथ ईस्ट एशिया की कंट्री के साथ इंडिया के ट्रेड और बढ़े। अगर म्यांमार अनस्टेबल होता है तो भारत की नॉर्थ ईस्ट स्टेट भी अनस्टेबिलिटी का शिकार होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, म्यांमार में अगर एथनिक वॉर या सिविल वॉर होता है तो वहां से इलीगल आर्म्स और ड्रग्स का फ्लो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बढ़ सकता है। अब इन सभी चीजों की वजह से आप समझ ही गए होंगे कि म्यांमार चाइना और इंडिया के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं म्यांमार के अंदर जो सिविल वॉर चल रहा है वो शुरू कहां से हुआ था। बेसिकली म्यांमार में सिविल वॉर 2021 में शुरू हुआ, जब मिलिट्री ने एक ट्रूप बना दिया और गवर्नमेंट को ही हटा दिया। पहले म्यांमार में ऑंग सान सू की गवर्नमेंट थी जो कि डेमोक्रेसी को सपोर्ट करती थी, पर वहां की मिलिट्री पावर ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर कर दिया और इस कूप के बाद म्यांमार में नेशन वाइड प्रोटेस्ट शुरू हो गए। मतलब वो लोगों को मार रहे हैं बहुत ही बुरी तरीके से। उसके साथ ही वो कभी ये नहीं देख रहे कि ये महिला है या ये कोई बच्चा है। और इस सिविल वॉर में जो एथनिक आर्म ग्रुप थे वो भी शामिल हो गए, जो कि बहुत ही पहले से अपनी ऑटोनॉमी के लिए लड़ रहे थे। आप अभी म्यांमार में देखोगे तो वहां पर मिलिट्री और प्रो डेमोक्रेसी फोर्सेस के बीच बहुत ही भयंकर वॉर हो रही है और हर दिन सिचुएशन बिगड़ी जा रही है। और अब ये म्यांमार का सिविल वॉर सिर्फ म्यांमार तक ही सीमित नहीं है, धीरे धीरे इसका इम्पैक्ट भारत और ग्लोबल पॉलिटिक्स पर पड़ रहा है। भारत के जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है वहां पर रिफ्यूजीज क्राइसिस स्टार्ट हो गई है। अब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि भारत के कुछ स्टेट म्यांमार की बॉर्डर से टच में है। अब म्यांमार से 60,000 से भी ज्यादा लोग रिफ्यूजीज बनकर इंडिया आ गए और ये मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश जैसे स्टेट में घुस चुके हैं।
गए। अब जब भी कोई छोटी कंट्री क्राइसिस में होती है तो बड़ी सुपर पावर ये सोचती है कि हम किस तरीके से अपना इन्फ्लुएंस बनाए इस कंट्री पर। इसलिए चाइना और रशिया जैसे देश मिलिट्री को और सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि वेस्ट यहाँ पर डेमोक्रेसी को सपोर्ट कर रहा है। इसका सीधा मतलब है कि चाइना, रशिया और अमेरिका यहाँ पर अपना इन्फ्लुएंस बनाना चाहते हैं, और अगर चाइना का इन्फ्लुएंस म्यांमार में बन गया तो इंडिया के लिए बहुत ही ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अब मैं आपसे एक बड़ा सवाल उठाता हूँ, ये म्यांमार की इनस्टेबिलिटी क्या चाइना का एक बड़ा मूव है? अगर हम नोटिस करें तो इंडिया के सारी नेबर कंट्री धीरे धीरे ढेर होती जा रही है, चाहे वो अफगानिस्तान जहां पर तालिबान का कंट्रोल हो चुका है, और रिसेंटली बांग्लादेश को तो आपने देखा ही था। श्रीलंका में इकोनॉमी पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुकी है। पाकिस्तान में खुद इंटरनल इनस्टेबिलिटी और इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, और अब जो म्यांमार जो कि पूरी तरीके से सिविल वॉर में डूब चुका है। इन सभी कंट्री में कॉमन चीज क्या है? इन सभी कंट्री में कॉमन चीज ये है कि ये सारी नेबर कंट्री है इंडिया और चाइना की, और सबसे बड़ी कॉमन चीज ये है कि इन सभी कंट्री में चाइना का बिलियंस का इन्वेस्टमेंट है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, जब कोई भी सुपर पावर किसी भी छोटी कंट्री पर इन्फ्लुएंस जमाना चाहती है तो उसका सबसे पहला मूव होता है बिलियंस डॉलर्स की उसमें इन्वेस्टमेंट करना, ऐसे ऐसे रूट्स क्रिएट करना जिससे उसे वहां जाने में आसानी हो। और इसका परफेक्ट एग्जांपल आपने देखा ही होगा, और ये सभी कंट्री घेरती है हमारे इंडिया को। और इंडिया और चाइना की हिस्ट्री तो आप और मुझको अच्छे से पता है। किसी भी अनस्टेबल कंट्री में अपना इन्वेस्टमेंट देना, अपना इन्फ्लुएंस बनाना, ये पूरे प्रोसेस को एक ट्रैप डिप्लोमेसी कहते हैं, जिसमें चाइना छोटी कंट्रीज को लोन देता है, और जब वो रीपे नहीं करते तो उसके बदले चाइना उनसे उनकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन ले लेता है, उनके नेचुरल रिसोर्सेज ले लेता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या आने वाले टाइम में भारत का भी कुछ ऐसा भविष्य हो सकता है? इंडिया को म्यांमार और बांग्लादेश की सिचुएशन से सीखना होगा। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, इकोनॉमिकल इशू और एक्सटर्नल थ्रेट अगर सही तरीके से हैंडल नहीं किए गए तो इंडिया भी आने वाले टाइम में जियोपॉलिटिकल क्राइसिस का शिकार बन सकता है। और इसके लिए भारत को अपनी फॉरेन पॉलिसी स्ट्रॉन्ग बनानी होगी, और सबसे पहले अपने एनिमी कंट्री चाइना के एक्सपेंशन से बचना होगा। और ये जो सिविल वॉर और कॉन्फ्लिक्ट इंडिया की नेबर कंट्री में हो रहा है, डे बाई डे इन सभी चीजों से इंडिया पर बहुत ही ज्यादा असर हो रहा है, जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, ना हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया, ना दूसरे वो इन्फ्लुएंसर जिन्हें आधा इंडिया देखता है। इसलिए ये चीज हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम हमारी नेबर कंट्री की सिचुएशन पे ध्यान दें। आज की वीडियो बस इतनी। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। आपका क्या ओपिनियन है इस पूरे मैटर पे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और नेक्स्ट वीडियो आप किस पर देखना चाहते हैं वो भी बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।